दूसरी बार मुस्कान को होश आया तो वो दिल्ली में थी। इस बात का पता उसे खुद भी नहीं था। जब उसकी आंख खुली तो 3 दिन से बेहोश होने की वजह से उसके वजूद में उठने की हिम्मत भी नहीं थी। पेट में भूख से बल पड़ने लगे थे। तभी एक लड़की उसके पास आई थी, हाथ में रोटी और दाल थी। उसने मुस्कान को खिलाना शुरू किया और मुस्कान ने भी खामोशी से निवाले मुंह में रखे थे। मैं कहाँ हूँ? मुस्कान ने उस लड़की का हाथ पकड़कर पूछा। रानी बाई के कोठे पर हो तुम, उस लड़की ने संजीदगी से बताया और मुस्कान को लगा जैसे उसे किसी ने खाई में फेंक दिया हो। फोन फोन मिल सकता है तुम्हारा? सिर्फ एक कॉल करनी है मुझे, मुस्कान ने पूछा। इस पर लड़की ने सख्ती से मुस्कान का बाजू झटका। खबरदार, मुझसे पूछ लिया, किसी और से पूछना भी मत। बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ। अब तुम रानी बाई के कोठे पर हो तो कोशिश करना कि भागने का सोचो भी नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी आया ना तो तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी। नई हो इसलिए समझा रही हूँ। वो लड़की उसे कहकर चली गई जबकि मुस्कान का वजूद ठंडा बर्फ बनने लगा। भगवान जी, नहीं नहीं, प्लीज मुझे बचा लें। अगर मेरा कोई पाप है जो माफ़ी के लायक नहीं, जिसकी सज़ा मुझे अभी मिल रही है, तो मैं ऐसे पाप की माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा ले। तेरे अलावा मुझे यहाँ से कोई और नहीं बचा सकता। प्लीज़ मुझे बचा ले। बहुत बहुत डर लग रहा है। वो चेहरा हाथों में छुपाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। बाहर आ, रानी बाई मिलेगी तुझसे, उसे उस आने वाली लड़की चंदा ने बुलाया था। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है, मुस्कान ने रोते हुए कहा। बहुत बुरी बात है, जिद नहीं करते, बाहर आओ, चंदा ने मजे लेते हुए कहा। उसे बहुत पसंद था जब नई लड़कियां कोठे पर आती थीं और वो चंदा के सामने गिड़गिड़ाती थीं। मुस्कान खुद से न उठी तो चंदा ने आगे बढ़ते उसे बाजू से पकड़ते खींचा। चंदा मुस्कान को रानी बाई के सामने लाई। तुम तो पूरी मलाई हो, सच कहा था, बिल्कुल गंगाबाई ने। रानी बाई बड़ी दिलचस्पी से मुस्कान को देख रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं, सियासी दुनिया में उनका नाम है। तुम जितने बोलोगी, जितने करोड़ मांगोगी तुम्हें मिलेंगे, पर मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे जितने साल जिस्म फरोशी करके कमाओगी उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मिल जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मुस्कान के कहने पर रानी बाई ने एक जोरदार कहकहा लगाया और रानी बाई के साथ कहकहा लगाने के साथ वहां खड़ी लड़कियां भी हंसने लगीं। तुमने सुना नहीं? मुझे जाने दो। अगर मुझे नहीं जाने दिया तो तुम्हारी जान जाएगी। मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुस्कान के कहने पर रानी बाई की मुस्कुराहट सिमट गई। देखो लड़की, मजाक तुमने बहुत कर लिया। अब मैं तुमसे काम की बात करती हूँ। कुछ बातें अपने दिमाग में बिठा लो। पहली तो ये कि तुम अब सारी जिंदगी इस कोठे से बाहर नहीं निकल सकती, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, तुम जितना हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तुम्हारे लिए आसानी होगी। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मेरे कोठे पर आ गई, वरना तुम्हें बाहर के देश भेजा जा रहा था। और बाहर क्या होता है जानती हो? यहाँ से भी ज़्यादा बुरा। तीसरी बात, कोई ग्राहक तुमसे नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। रानी बाई का कोठा अदाओं के लिए मशहूर है। ये सब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। यहाँ काम करने वाली हर लड़की को समझ आ गया, पर थोड़ी देर से, कुछ मरम्मत के बाद। पर तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी मरम्मत करने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए खुद से समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। रानी बाई के कहने पर चंदा एक बार फिर उसे खींचते हुए कमरे में ले गई। तुम मेरी मदद कर दो, यकीन करो मुंह मांगी कीमत मिलेगी, तुम जितना मांगोगी उतना, मुस्कान ने चंदा का हाथ पकड़कर कहा और चंदा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। रानी बाई ने कहा है ना, जितनी आसानी से कबूल करोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और फिर अगले पल चंदा कमरे से निकल गई। अगले दिन 2 लड़कियां फिर से कमरे में आईं। उसे जबरदस्ती एक भद्दा सा ड्रेस पहना दिया गया और तैयार किया गया। रानी बाई ने कहा है, खास मेहमान है, साहब को तुम्हारे जैसी कमसिन लड़कियां बहुत पसंद हैं। अच्छे से पेश आईं तो तुम्हें इनाम भी देकर जाएंगे, बहुत खुले दिल के मालिक हैं। वो लड़की उसे समझा रही थी जबकि मुस्कान का वजूद पत्थर होता जा रहा था। वो लड़की कमरे से निकल गई। मुस्कान ने शीशे में अपने आप को देखा तो दिल धक से रह गया। बहुत ही गंदा बेहुदा ड्रेस था। उसे अचानक ही अपना दुपट्टा याद आया, लेकिन दुपट्टा तो था ही नहीं। उसने अपने हाथों से ही खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को ढक नहीं पा रही थी। जब उसे खुद को देखते ही शर्म आ रही थी
तो इन कपड़ों में वो किसी दूसरे के सामने कैसे जाती। उसे तैयार किया गया, बालों में गजरे लगाए गए, लेकिन मुस्कान ने गजरे बालों से नोचकर जमीन पर फेंक दिए और अपने वजूद को रगड़ते वजूद से वो अजीब सी खुशबू मिटानी चाही। नहीं भगवान जी, मेरे पास सिर्फ एक तू ही तो मददगार है। तू मदद नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तेरे सिवा मेरे पास कोई नहीं, मुझे बचा ले। वो रोते हुए तड़पते हुए भगवान जी को याद करने लगी। आंखों में लगाया काजल बुरी तरह फैल चुका था कि तभी हल्की सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला था और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर आया। मुस्कान ने बेड से चादर खींचते अपने ऊपर लपेट ली। वो आदमी बड़ी ही दिलचस्पी से मुस्कान को देखते मुस्कान की तरफ बढ़ा। पीछे पीछे हो जाओ, मुस्कान बोल रही थी, जबकि कमरे का दरवाजा बंद करता उस आदमी बड़ी ही दिलचस्पी से मुस्कान को देखने लगा। बहुत हसीन, सही रकम वसूली है रानी बाई ने तुम्हारी, उस आदमी ने खुश दिली से कहा। तो मुस्कान अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस करने लगी। उतारो इस चादर को, घबराओ नहीं, मैं बाकी लोगों की तरह जानवर नहीं बनता। कहता हुआ वो मुस्कान की तरफ बढ़ा था और उसके ऊपर हावी होता। इससे पहले ही मुस्कान ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उस आदमी के ऊपर वार कर दिया था और उसका मुंह नोच लिया और उसके मुंह से खून बहने लगा। जोरदार चीख मारता वो मुस्कान को गालियां देता, उसे धक्का देते खड़ा हुआ था। मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालते वो कमरे से बाहर निकला था, जबकि मुस्कान दीवार से लगते हाँफते हुए रोने लगी। बाहर खूब बवाल हुआ था। कुछ मिनट के बाद रानी बाई हाथों में चमड़े का बेल्ट पकड़े अंदर आई थी। इससे पहले मुस्कान कुछ समझ पाती, उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुस्कान के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगी। हार मानते हुए वो खुद ही जमीन पर गिरती अपने हाथ चेहरे और जिस्म पर लपेट गई, पर रानी बाई का हाथ नहीं रुका जब तक कि मुस्कान आधी बेहोश न हो गई और रानी बाई थक न गई। गाली बकते उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर लड़कियां जमा थीं। रानी बाई को देखते आगे पीछे हो गईं। रानी बाई के बाहर निकलते ही लड़कियां अंदर आई थीं। मुस्कान का खून रिश्ता वजूद जमीन पर बेहोश पड़ा था। सबने अपने अपने मुंह पर हाथ रखे थे। जितना बुरा हाल मुस्कान का हुआ था, ऐसा आज तक किसी का नहीं देखा था, क्योंकि आज तक मुस्कान जैसी जुर्रत किसी ने भी नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद चंदाबाई अंदर आई। कहा भी था ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। खुद को शेरनी समझ रही थी। अफसोस से कहते चंदा ने पैर की ठोकर मारते मुस्कान को सीधा किया था, तो उसके चेहरे पर भी चमड़े का बेल्ट लगने का निशान था। रानी बाई ने तो चेहरे पर ही निशान डाल दिया। पिंकी, जल्दी जाकर मरहम लेकर आ, चेहरा खराब हो जाएगा इसका। चंदा के कहने पर पिंकी बाहर भागी। कुछ देर के बाद चंदा ने उसके पूरे जिस्म पर मरहम लगाते मुस्कान को उसी कमरे में बंद कर दिया। वो 2 दिन तक उसी कमरे में बंद पड़ी रही और उस दौरान सिर्फ चंदा कमरे में आती थी और मरहम लगाकर चली जाती। अब खाना पीना सब बंद था। पानी, उसने चंदा को देखते हुए कहा। चंदा ने उसे एक नज़र देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गई। रानी बाई अगर कुछ खाना पीना न दिया तो वो मर जाएगी। चंदा संजीदगी से कहने लगी। पेट भर दिया तो फिर गुर्राएगी, रानी बाई बेदर्दी से बोली, और न दिया तो मर जाएगी। अगर तुम कहो तो पानी दे दूं? चंदा ने पूछा। हाँ, 1 घूंट से ज़्यादा नहीं, और उसके बाद ये लड़की बिरजू के हवाले की जाएगी। ख़ास मेहमानों के सामने पेश नहीं कर सकती। हमारा कितना अच्छा मेहमान ख़राब कर दिया। पहले इसकी अकड़ कुचलेंगे, उसके बाद धंधे पर लगाएंगे। तो चंदा मुस्कुराई, फिर अजीब सी मुस्कुराहट से बोली, लेकिन रानी बाई, बिरजू तो बहुत ही ख़तरनाक है और ये लड़की बहुत। चंदा ने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ी। ज़्यादा बकवास मत करो, जितना कहा गया है सिर्फ उतना किया करो। चंदा अपने कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई। उसने रानी के कहने के अनुसार उसे सिर्फ 1 घूंट पानी दिया था और फिर मुस्कान पर वो कयामत टूटी जो मौत से भी ज़्यादा बुरी थी। 1 घंटे के बाद बिरजू मुस्कान के कमरे से निकला था और रानी के कमरे के बाहर से गुजरा तो रानी बाई ने चंदा को इशारा किया। वो फौरन मुस्कान के पास गई तो वो जिंदा लाश की तरह फर्श पर लेटी हुई थी। आंखें पत्थर बनी छत पर जमी थीं। होंठों से खून की लकीर गाल तक जा रही थी। उसने बिरजू के आगे बहुत विरोध किया होगा, लेकिन उसकी एक नहीं चली थी। चंदा होंठ भींच गई। निराली, चंदा ने उसे पुकारा, पर वो टस से मस न हुई। चंदा ने नीचे बैठते उसका बाजू हिलाया। छत से नजरें हटाकर मुस्कान ने चंदा को देखा, आंसुओं को रवानी से बहने दिया। हे भगवान, ये बस मेरे जिद का नतीजा है जो मैं झेल रही हूँ। मैंने अपने बड़ों का कहा नहीं माना, जिसकी सज़ा मुझे ये मिल रही है।
मुस्कान के होंठ धीरे से फड़फड़ाए थे, आंखें जोर से बंद कर लीं। जिस्म दर्द से टूट रहा था और फिर अचानक ही वो चीखने लगी। उसका रोना बिलखना देखकर एक पल के लिए चंदा का दिल भी अजीब हुआ। अच्छा, रोना बंद कर, खाना खिलाती हूँ तुझे, चंदा ने कहा। पर मुस्कान अपना सर दाएं से बाएं मारती रोने लगी। आवाज गले के अंदर कहीं दब सी गई थी। चंदा एक नज़र उसे देखते हुए खड़ी हुई। भगवान, मुस्कान के मुंह से फिर निकला था। भगवान, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर देना। जाने कितनी बार उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे थे। कुछ देर के बाद चंदा आई तो उसके हाथों में चावल की प्लेट थी। चंदा ने उसे सहारा देते सीधा किया। तुम सब बर्बाद होगी। मेरे भगवान का कहर तुम सब पर टूटेगा। तुम इंसान नहीं हो सकते, इंसानी चमड़ी में छिपे दरिंदे हो। मुस्कान गले के बल चिल्लाई थी। ये पड़ा है खाना, भूख लगे तो खा लेना, वरना छोड़ देना, चंदा सख्ती से कहती कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करती वहां से चली गई। मुस्कान ने खाने की प्लेट दूर फेंक दी। चावल फर्श पर बिखर गए। हे भगवान, बस मेरी एक विनती सुन ले। उस रिया को मौत दे दे, ऐसी मौत दे जो वो वही दर्द महसूस करे जो मैं कर रही हूँ। मरने से पहले उसे बोटी बोटी नोचे जाने का दर्द हो। उसे वो दर्द हो कि वो मौत मांगे और उसे मौत भी ना मिले। अपने बाल मुट्ठी में दबोचते वो जोर जोर से नोचने लगी। इतने दिनों से निढाल थी, न जाने अब ये ताकत कहाँ से आई थी। कांपते कदमों से खड़ी होने लगी, पर वापस जमीन पर गिर पड़ी। टांगों से जान निकलती महसूस हुई तो हाथों के बल सरकती दरवाजे तक आई। प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे साथ ये जुल्म मत करो, प्लीज़। दरवाज़ा पीटते उसकी आवाज़ आंसुओं के बीच दबने लगी। पर अब बाहर से तेज गानों की आवाज़ आ रही थी। कोई नहीं सुन रहा मेरी आवाज़। भगवान जी, आप तो मेरी आवाज़ सुने, मुझे यहाँ से निकालें, या फिर मुझे मौत दे दें। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं, प्लीज़। वो वापस ज़मीन पर गिरते अपना माथा ज़मीन पर मारने लगी और फिर रोते रोते वहीं बेदम होकर गिर पड़ी। होंठ खामोश हो गए। कई घंटे ऐसे ही ज़मीन पर पड़ी रही जब उसे एक उल्टी आई थी। उसके मुंह से पीले रंग का एक लिक्विड निकलने लगा। पेट बल खा रहा था। 3 दिन से खाली पेट रहने के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी नज़र सामने बिखरे चावलों पर पड़ी। आगे सरकते उसने वो चावल कांपते हाथों से मुट्ठी में भरकर अपने मुंह में डाले थे, लेकिन एक जोरदार फंदा लगा। कमरे में पानी नहीं था। 3 दिन गुजरने के कारण मैदे ने खाना हजम नहीं किया और चावल एक कै के साथ उसके गले से बाहर निकल गए। वो एक बार फिर जमीन पर लेट गई और मौत का इंतजार करने लगी। जो उसकी हालत हो रही थी, वो जानती थी कि जल्दी ही उसे मौत आ जाएगी, और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे तकलीफ से छुटकारा चाहिए था। और वो जो वो सह रही थी, अगर उसे आज़ादी मौत की सूरत में मिलती तो उसे मौत भी कबूल थी। अगले दिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसकी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर बिरजू को देखकर उसकी आत्मा तक कांपने लगी थी। लेकिन बिरजू ने अंदर आते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कुछ घंटे के बाद चंदा कमरे में आई तो इस बार खाने के साथ पानी भी था। उसने मुस्कान को सहारा देकर बिठाया। मैंने कहा था ना, आसानी से कबूल कर ले, ये दर्द नहीं सहना पड़ता। मुझे मालूम है बिरजू बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, चंदा ने कहते रोटी का निवाला उसकी तरफ बढ़ाया था। मुस्कान ने आंखें बंद कर लीं। जब तक तुम ये सब स्वीकार नहीं करोगी, रानी बाई उस बिरजू को तुम पर सवार रखेगी। वो रोज आएगा, निराली, और मुमकिन है अगली बार अकेला ना आए। ये सुनते ही मुस्कान की आंखें डर से फैल गईं। उसी पल चंदा ने उसका मुंह खोल देने पर निवाला उसके मुंह में डाला था। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। जितनी जल्दी हो सके इस जिंदगी को कबूल कर लो। जितने दिन गुजरते जाएंगे सज़ा उतनी सख्त होती जाएगी। मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। इस बार चंदा ने उसके मुंह से पानी का गिलास लगाया था, फिर उसके सर पर हाथ फेरते उसके बालों को अफसोस से छुआ। मुस्कान के मुंह से एक सिसकी निकली थी। बिरजू ने तुम्हारे बाल भी नोचे हैं? चंदा ने गुस्से से पूछा, लेकिन मुस्कान कुछ नहीं बोली। चेहरा हाथों में छुपाते रोने लगी। खाना मुस्कान के पास छोड़ती चंदा गुस्से से खड़ी हुई और दरवाज़ा लॉक करती रानी बाई के कमरे में गई। उस बिरजू से पूछो लड़की पर हाथ क्यों उठाता है? जिस काम के लिए बोला है सिर्फ वो क्यों नहीं करता? चंदा गुस्से से बोली। ठंडी हो जा चंदा, मैंने ही कहा था बिरजू को। रानी बाई के कहने पर चंदा नासमझी से उसे देखने लगी। बिरजू पर चिल्लाने से बेहतर है उस लड़की को डराओ, समझाओ कि अपनी हकीकत को स्वीकार करे, वरना अभी तो बहुत नरमी दिखाई है, वरना। रानी बाई के कहने पर चंदा सर हिलाती बाहर निकल गई और एक बार फिर मुस्कान के पास आई।
मुस्कान कांपते हाथों से रोटी के निवाले खा रही थी। ये देखते चंदा मुस्कुराई। मतलब तुमने स्वीकार कर लिया? चंदा ने नरमी से पूछा। मेरा भगवान मुझे यहाँ से जरूर निकालेगा, और जिस दिन निकालेगा तो मेरी आज़ादी के साथ तुम लोगों की भयानक मौत का सफ़र शुरू होगा। मुस्कान एक यकीन से बोली थी, और चंदा के माथे पर बल पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। गुस्से से कहते चंदा खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। अगले 2 दिनों तक बिरजू फिर उसके कमरे में आया था, पर वो मरने को तैयार थी, लेकिन स्वीकार करने को नहीं। उसने इस दौरान एक बार खुदकुशी की कोशिश भी की थी, पर बुरी तरह नाकाम हुई। उसके कमरे से हर चीज़ हटा दी गई, सिर्फ एक बिस्तर के अलावा। आज भी वो दीवार से पीठ टिकाए बैठी थी। इस एक हफ्ते में उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कुछ भी याद नहीं रहा था। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। जिस्म के जिस भी हिस्से को छूती दर्द की टीस उठती थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने जख्मी निगाह उठाकर ऊपर देखा तो इस बार बिरजू अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके जैसा एक और भी था। डर से मुस्कान की हालत ख़राब होने लगी। नहीं नहीं, वो चिल्लाने लगी जब बिरजू ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को निराली स्वीकार करती हूँ। मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख पुकार बाहर खड़ी सुनती रानी बाई सुनकर मुस्कुराई थी। मैंने कहा था ना, ऐसे ही आएगी लाइन पर। दरवाज़ा बजाकर बिरजू को बाहर बुलाओ और उस लड़की को अच्छे से समझा दो। रानी बाई अपनी बात कहते वापस चली गई थी। चंदा ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। वो दोनों मर्द कमरे से बाहर निकले तो वो चीखती हुई चंदा के पास आई थी। उस दिन से मुस्कान ने खुद को निराली स्वीकार किया, क्योंकि यह ना तो मरने दिया जा रहा था और ना आज़ाद किया जा रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत भी तो बस में नहीं थी कि खुद को ख़त्म कर लेती। और उस दिन उसे निराली बनते ही इस बात का एहसास हुआ कि इस कोठे पर मौजूद लगभग हर लड़की ही मुस्कान से निराली बनी थी। कुछ तो बिल्कुल मासूम और बेकसूर थीं। किसी के सौतेले बाप ने बेचा था, कोई अनाथ आश्रम से उठाई गई थी, तो कोई नौकरी ढूंढने की तलाश में गलत हाथों में पड़ गई थी, तो कोई अपने महबूब के झांसे में आकर इन गलियों तक पहुंच चुकी थी। उसने यहाँ मौजूद हर मुस्कान की कहानी सुनी थी। वहाँ मौजूद मुस्कान और मुस्कान जैसी हर मुस्कान जिंदा लाश थी, एक कठपुतली जिसे मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बदले में सिर्फ एक वक्त की रोटी दी जाती थी। अगर कोई ग्राहक खुश होता और इनाम दे जाता तो वो इनाम रानी बाई छीन लेती, और इस इनाम के बदले उन्हें उस दिन 2 वक्त का खाना मिलता था। पहले 1.5 साल में मुस्कान ने कई बार भागने की कोशिश की, जिसके बदले उसे दर्दनाक सजा दी जाती थी। और फिर 1.5 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस हादसे ने उसे अंदर से भी मुस्कान से निराली बना दिया। एक ऐसा भयानक सच जिसको जानने के बाद उसने खुद को पूरी तरह निराली स्वीकार कर लिया। वो एक पवित्र औरत थी, एक सभ्य और इज्जतदार खानदान से संबंध रखने वाली। भले उसकी सोच मॉडर्न थी, लेकिन उसके शरीर पर कभी किसी मर्द ने उंगली नहीं रखी थी, और इसीलिए चाहकर भी वो इस गंदगी को स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन एक सच को जानने के बाद उसने यहाँ से भागने की हर कोशिश छोड़ दी थी। फिर 3 साल के बाद उसने सिद्धार्थ को अपने सामने देखा था। एक पल के लिए उसका दिल किया कि वो सिद्धार्थ के कदमों में गिर जाए। सिद्धार्थ उससे मोहब्बत करता था, और इन 3 सालों में उसने सिद्धार्थ को हर पल याद किया था, कितनी बार याद किया था। पर सिद्धार्थ की तरफ कदम बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। सिद्धार्थ को सामने देखकर उसे अपने 1.5 साल पुराने कोठे की वो खतरनाक रात याद आई थी, जो मुस्कान को अंदर से मारने की असल वजह बनी थी, जिस वजह से उसने निराली बनना स्वीकार किया था। वो इंतजार कर रही थी कि सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़ेगा, तब वो उसके कदमों में गिरेगी। पर वही हुआ था जिसका उसे डर था। सिद्धार्थ अगले ही पल कमरे से निकल गया था, और वो अपनी आंखें मीच गई। जब चंदाबाई उसके कमरे में आई थी, जबरदस्ती उसके कपड़े बदलवाए गए थे, बिल्कुल बिल्कुल 1.5 साल पहले की तरह। उसे 1.5 साल पुरानी रात की तरह उसे बेसमेंट में बंद कर दिया गया था, जैसे 1.5 साल पहले बंद किया था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। शोर शराबे के बाद उसने अपने सामने शिवांश सिंघानिया को देखा था, जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, जिसके बारे में सोचती थी कि अगर वो चाहता तो इतनी पहुंच रखता था कि वो उसे ढूंढ लेता। शिवांश सिंघानिया उसे क्यों ढूंढता? वो तो शिवांश के लिए एक नफरत भरी पर्सनालिटी की मालिक थी। भला वो उसे क्यों ढूंढता? जिस पल उसे शिवांश ने थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ उसे अपने वजूद पर मरहम की तरह लगा था, और वो शिवांश के गले लगी थी।
इन 3 सालों में पहला स्पर्श था जिससे उसे घिन महसूस नहीं हुई थी, वरना वो तो खुद को भी नहीं छूती थी। आंख से न जाने कितने आंसू निकले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने पर वो होश में लौटते आंखें खोल गई। आंखें पूरी तरह सूज चुकी थीं। वो बाथटब में उठकर बैठ गई। मुस्कान बेटा, खाना आ गया है, बाहर आ जाओ, उसी औरत ने नरमी से पुकारा था। मुस्कान? कौन मुस्कान? उसके दिल में अचानक से सवाल उठा। उसने तो 1.5 साल पहले दुआएं मांगना भी छोड़ दी थीं। वो तो सोच भी नहीं पाई थी कि दोबारा कोई उसे मुस्कान के नाम से भी पुकारेगा। उसने पानी में भीगे अपने वजूद को देखा। होंठ तंजिया मुस्कुराए। वो कौन सा नहाने से साफ हो जाती। उसका वजूद तो इस कदर गंदा हो चुका था कि उसे महसूस होता था कि उसकी रगों में खून नहीं बल्कि गंदगी दौड़ रही थी। कमरे से बाहर आई तो वहां खड़ी वो औरत भीगी आंखों से उसे देखने लगी। मैं मदद कर दूं तैयारी में? उस औरत ने पूछा तो मुस्कान ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। वो औरत नरमी से उसे तैयार करने लगी, उसके कपड़े बदलवाने में मदद की। उस दौरान मुस्कान के वजूद पर जख्मों के निशान देखकर उस औरत की भी आंखें भीगने लगीं। मुस्कान के बाल बनाकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मुस्कान वैसे ही बेड पर बैठी रही। कुछ देर के बाद शिवांश कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मुस्कान से कुछ फासले पर बैठते गहरी सांस ली। हमने बहुत ढूंढा था। 3 साल से मैं और सिद्धार्थ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढते रहे थे, पर तुम कहीं नहीं मिली। शिवांश ने बात की शुरुआत की, लेकिन वो पत्थर बनी बैठी रही। चाची तुम्हें बहुत याद करती हैं, और चाचा भी। शिवांश के कहने पर मुस्कान ने जोर से आंखें बंद कर लीं। घर वालों का नाम सुनते ही वो तड़प उठी थी। हम सब ने बहुत याद किया तुम्हें, बहुत तड़पे तुम्हारे लिए। शिवांश के बताने पर वो निगाह दूसरी तरफ फेर गई। निगाह मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी। और फिर कुछ समय पहले मैं मुंबई से दिल्ली आई और वहाँ मिस्टर नरेंद्र से मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी। वहीं पर इत्तेफाक से मिस्टर नरेंद्र ने तुम्हारी तस्वीर मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पर देखी थी और फिर उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उस दिन सिद्धार्थ को मैंने ही कोठे पर भेजा था तुम्हारी पहचान करवाने के लिए। मिस्टर नरेंद्र का नाम सुनते ही कुछ बेआवाज आंसू उसके गालों से टूट कर गिरे थे। वो भी तो कितनी बार उसके पास आया था, लेकिन कुछ नरमी से पेश आता था। ये सब किसने किया मुस्कान? शिवांश के सवाल पर उसे अपनी असल मुजरिम याद आई थी। क्या करेंगे जानकर? जिसने भी किया आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं एक अकेली नहीं हूँ। मुस्कान से निराली वो लड़कियां भी बनी हैं जिन्होंने होश भी नहीं संभाले थे। अगर मुस्कान को उसकी बगावत की सजा मिली तो फिर उन मासूमों को किस गुनाह की सजा मिली जो सिर्फ 7 साल की उम्र से ही उस कोठे पर फेंक दी गई थी। मुस्कान के सवाल पर शिवांश के होंठ सख्ती से आपस में भिज गए थे। उनका रैकेट बहुत बड़ा है। हर मोहल्ले, हर गली में उनका एक आदमी होता है। आप क्या बिगाड़ लेंगे उनका? जो उनके रास्ते में आता है वो उसे मार देते हैं। मुस्कान ने डर से कांपते हुए कहा। तुम नाम बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? शिवांश ने सख्ती से पूछा। मुस्कान को वो पल याद आए जब शिवांश ने रिया से दोस्ती रखने पर उस पर गुस्सा किया था। रिया, ये नाम सुनते ही शिवांश की आंखें काफी हद तक लाल हो गई थीं। वो गुस्से से खड़ा हुआ जब मुस्कान की आवाज पर उसके उठते कदम एकदम से रुक गए थे। आप उसे क्या सजा दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं ना, पर वो मौत मेरे दर्द का बदला नहीं हो सकती। मुस्कान के कहने पर शिवांश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। खाना खा लेना, रात को आने में देर हो जाएगी। ये कहते हुए शिवांश कमरे से निकल गया था। मुस्कान चेहरा हाथों में छुपाती एक बार फिर रोने लगी। रात को शिवांश घर लौटा। मुस्कान के कमरे का दरवाजा बंद था। नौकरानी से पूछने पर मालूम हुआ कि नौकरानी ने उसे शिवांश के कहने पर खाने में नींद की दवा दी थी। शिवांश भी अपने कमरे में आया। बेड पर लेटते आंखें आंसुओं से गीले होने लगीं। गहरी सांस लेते उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। कल वो मुस्कान को लेकर घर वापस जाने वाला था। दिल घर वालों का रिएक्शन देखने के लिए बेताब था। 3 सालों से मुस्कान को सब लोग ढूंढते रहे थे। कोई घर में खुश होता या ना होता, लेकिन प्रिया जी और प्रताप जी उसे देखकर जरूर खुश होते। आखिर उन्होंने उसे औलाद की तरह पाला था। कल आने वाले वक्त को सोचते हुए वो अंदर से काफी रिलैक्स था। मुस्कान के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई थी। सुबह वो कमरे से निकला तो मुस्कान नाश्ता कर चुकी थी और नीचे फर्श पर बैठी थी और नौकरानी उसके बाल बड़े ही प्यार से बना रही थी। शिवांश खामोशी से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ कहाँ है? शिवांश ने बाहर आकर नौकरानी से पूछा। साहब, वो तो सुबह सुबह ही
वापस चले गए हैं। नौकरानी के बताने पर शिवांश ने गहरी सांस ली। उसे सिद्धार्थ के रवैये पर कोई तकलीफ नहीं हुई थी। शायद ये सब कुछ भगवान की तरफ से ही था कि सिद्धार्थ मुस्कान की तरफ से पीछे हटा था, वरना अगर वो मुस्कान की तरफ बढ़ता तो शिवांश अपने कदम पीछे ले लेता, और अब वो कदम पीछे लेने की हालत में नहीं था। सिद्धार्थ वापस घर पहुंचा। झुके कंधे, झुका सीना, झुकी नजर। घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले शालिनी जी उसके पास आई थीं। कहाँ थे तुम? शिवांश तुम्हें कहाँ लेकर गया था? और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। शालिनी जी के पूछने पर सिद्धार्थ ने उनके हाथ थामे। मामा, मुस्कान मिल गई है, सिद्धार्थ ने कहा और कमरे के दरवाजे पर खड़े किरण को देखा, जो 2 दिन से दर्द में थी। वो धीरे से मुस्कुराई, यानी उसका वक्त और साथ सिद्धार्थ के साथ खत्म होने को था। नहीं सिद्धार्थ, अब नहीं, अब तुम बाप बनने वाले हो। किरण के साथ कुछ भी गलत मत करना, शालिनी जी ने कहा तो सिद्धार्थ कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। नहीं कर रहा मामा, किरण की दुआओं में बहुत ताकत है। कुदरत ने मुस्कान को इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं उसे अपना सकूं। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं। ये कहते ही सिद्धार्थ की आंखों से आंसू टपकने लगे, जबकि किरण का दिल जोर से धड़क उठा। क्या हुआ था मुस्कान के साथ? क्या हुआ सिद्धार्थ? कहाँ है मुस्कान? और 3 सालों से कहाँ थी? शालिनी जी ने पूछा और फिर सिद्धार्थ सब कुछ बताता चला गया। शालिनी जी मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी और फिर सिद्धार्थ को हौसला देने लगी। सिद्धार्थ की निगाह कमरे के दरवाजे पर पत्थर बनी खड़ी किरण पर गई। किरण को कबूल करने के बावजूद वो आज तक उसे दिल से कबूल करने से इनकारी था, सिर्फ मुस्कान की वजह से। पर अब वो किरण का वजूद उसके सामने बिल्कुल अकेला था। अब उसके आसपास तक मुस्कान का अक्स नहीं था। वो खड़ा होता, किरण की तरफ बढ़ा और किरण फौरन कमरे के अंदर चली गई। सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक ही उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। धीरे धीरे शर्मिंदगी और भी जोर पकड़ने लगी। किरण तो बेकसूर थी। इतने साल किरण को मुस्कान के लिए दर्द देता रहा, लेकिन फिर भी वो मुस्कान को पा न सका, और ना ही किरण को। वो 2 कश्तियों का सवार, 1 कश्ती का मुसाफिर भी नहीं रहा था। किरण, आई एम सॉरी। सिद्धार्थ किरण के सामने गया। मुस्कान से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं और मुस्कान एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हें बहुत पहले कबूल कर चुका था, शायद पसंद भी करने लगा था, पर इजहार नहीं कर सका। सिद्धार्थ के इजहार पर किरण ने उसे हैरत से देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ करते सिद्धार्थ से 2 कदम पीछे हुई। पर अब आपका इजहार खाक बराबर। किरण के जुमले पर सिद्धार्थ हैरत से उसे देखने लगा। उसकी सांसें उलझी। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं सिद्धार्थ, और आपको ना ही मुस्कान से मोहब्बत थी। मुस्कान भी आपकी जिद बनी थी, मोहब्बत नहीं। आप बस उसे हासिल करना चाहते थे, बस। जो लड़की किसी के काबू में नहीं आती थी, उसे अपना दीवाना करके अपना असल, अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, बस। जिसे आप मोहब्बत समझते थे ना, और इस मोहब्बत का बैंड बजाते मुझे सालों दर्द में रखा। लेकिन आपका हौसला, आपकी हिम्मत बहुत छोटी है, मुस्कान के मामले में भी और मेरे मामले में भी। किरण के शब्द बहुत कड़वे थे, पर सच थे। अगर इस पसंद का इकरार और कबूल करने का इकरार आप मुस्कान की हकीकत जानने से पहले करते, तो मैं आपको अपनी मोहब्बत पेश कर देती। पर आपकी बीवी हूँ, आपके जैसी ही हूँ। मेरा भी हौसला, मेरी भी हिम्मत इतनी बड़ी नहीं। सिद्धार्थ, मैं आपसे अपना रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती, पर कोशिश करूँगी कभी अपनी मोहब्बत के दरवाजे आपके लिए न खोलूँ। मेरा दिल आपकी मोहब्बत से खाली हो जाए। रोते हुए कहती किरण कमरे से निकली थी और सिद्धार्थ पत्थर बना खड़ा रह गया। आप मुस्कान के लिए चादर लाएं, हम अब निकलेंगे, फ़ोन पर बिजी अंदाज में कहते शिवांश अंदर दाखिल हुआ था। नौकरानी तो अब अपना काम करने लगी थी, लेकिन मुस्कान, जो कि अब तक फर्श पर बैठी थी और लगातार फर्श को बैठी उसे घूरे जा रही थी। नौकरानी ने फौरन चादर लाकर शिवांश के हाथ में रख दी। मुस्कान, शिवांश ने उसे पुकारा। मुस्कान ने गुमसुम हवाशों से शिवांश को देखा। शिवांश ने उसे बाजू से पकड़ते खड़ा किया, चादर मुस्कान के कंधों पर डाल दी। आप पहले मर्द हैं जो चादर डाल रहे हैं मुझ पर, मुस्कान ने बहुत धीमे शब्दों में कहा था। उसके शब्दों पर शिवांश ने सख्ती से अपने दोनों होंठ भींच लिए। चलो, वो मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए बाहर निकला। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोलते मुस्कान को बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ से पिछली सीट पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ तो मुस्कान का दिल घबराने लगा। वो पूरे 3 साल के बाद गाड़ी में बैठी थी। एकदम उसे अपना आखिरी टैक्सी का सफ़र याद आने लगा जो उसने रिया के साथ किया था। तुम ठीक हो मुस्कान?
शिवांश उसकी बिगड़ती हालत को देखकर बोला तो वो रोते हुए शिवांश को देखने लगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? वो घबराहट भरे शब्दों में पूछ रही थी। तुम घर जा रही हो, मेरे साथ, जहाँ सब तुम्हारे हैं। शिवांश के कहने पर मुस्कान का चेहरा एकदम से पीला सा पड़ने लगा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। वो जोर जोर से रोने लगी। रिलैक्स मुस्कान, वहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। शिवांश ने नरमी से उसे समझाना चाहा। नहीं प्लीज, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे मुझे किसी से भी नहीं मिलना। मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता। मुस्कान बुरी तरह घबरा रही थी। मुस्कान, मेरी बात सुनो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सब तुमसे मोहब्बत करते हैं मुस्कान। तुम्हारा डर देखना 2 मिनट में निकल जाएगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे जाने के बाद से सब लोगों की हालत कितनी खराब है, और सबसे ज्यादा चाची की। प्लीज संभालो अपने आप को। शिवांश उसे समझाने लगा। लगातार समझाने पर वो खामोश हुई, लेकिन फिर किसी चीज को घूरने लगी। उसकी जबान तो खामोश हो गई, पर चेहरे के भाव कुछ और बोल रहे थे। लेकिन शिवांश को उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी। शिवांश मुस्कान को लिए एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ा था। न जाने किसने प्रेस वालों को खबर कर दी थी कि वो वहीं मौजूद थे। शिवांश के साथ चादर में लिपटी उस लड़की के बारे में सब सवाल कर रहे थे। उन सब के सवालों को नज़रअंदाज करता शिवांश मुस्कान को लिए अंदर बढ़ गया। मुस्कान एक बार फिर बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, जैसे उसके वजूद में जान ही ना हो। 3 घंटे के बाद वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे थे। वहां पहले से ही गाड़ी उनके इंतजार में खड़ी थी। शिवांश मुस्कान को लिए घर की तरफ रवाना हुआ था। जैसे ही गाड़ी हवेली के अंदर रुकी, मुस्कान के चेहरे के हाव भाव खतरनाक हद तक बिगड़ने लगे। ये वही दरवाजा था जिससे वो 3 साल पहले निकली थी। मुस्कान ने उसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव डाला। मुस्कान शिवांश को देखते नामे सर हिलाने लगी। पर गाड़ी तो मेंशन के अंदर दाखिल हो चुकी थी। शिवांश गाड़ी से बाहर निकला। मुस्कान की तरफ का दरवाजा खोलता मुस्कान को सहारा दिया तो मुस्कान ने अपने कांपते कदम गाड़ी से बाहर रखे। शिवांश मुस्कान को लिए अंदर की तरफ बढ़ा। उन्हें देखते ही नौकरानी फौरन अंदर भागी और खुशी से सबको बुलाने लगी। सब लोग नीचे हॉल में आए थे। शिवांश और मुस्कान को अंदर आते देख किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी, बल्कि हाव भाव खतरनाक हद तक ठंडे थे। सिर्फ प्रिया जी थीं जो बेयकीनी से मुस्कान को देख रही थीं। कुछ पल तो वो यकीन ही नहीं कर पाई थी कि उनके सामने जो लड़की खड़ी थी वो मुस्कान थी। वो तो बिल्कुल बदल चुकी थी। इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो शिवांश? ये दादाजी की आवाज़ थी। शिवांश जो अब तक मुस्कुरा रहा था, दादाजी की बात पर मुस्कुराहट गायब हुई। क्या मतलब? इसे यहाँ क्यों लाया हूँ? आप शायद इसे पहचाने नहीं दादाजी, ये मुस्कान है, हमारी मुस्कान। शिवांश ने खुशी से बताया। ये मुस्कान नहीं शिवांश, ये तो निराली है। इसके करतूतों ने इसे निराली बनाया है, और अब हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, दादाजी ने सख्ती से कहा। प्रताप जी भी नजरें झुकाए खड़े थे। प्रिया जी बेयकीनी से अपने ससुर को देख रही थीं। नंदिनी जी के माथे पर भी बल थे। शिवांश के हाथ में मुस्कान का हाथ देखते और भी गहरे बल पड़े थे। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? जो हुआ उसमें इसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई थी। आप लोग तो बड़े होने का सबूत दें। मैं तो समझा था आप लोग मुस्कान को देखते ही। शिवांश की बात पूरी नहीं हुई थी जब नंदिनी जी गुस्से से बोली थीं। सबसे पहले तो शिवांश, तुम इस लड़की का हाथ छोड़ दो। नंदिनी जी के कहने पर शिवांश ने नासमझी से अपनी माँ को देखा। कम से कम वो उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। तुमने सुना नहीं शिवांश, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? शिवांश के बाप ने भी बात में हिस्सा लिया। प्रिया जी सबको नजरअंदाज करते मुस्कान की तरफ बढ़ने लगी, जब प्रताप जी ने उनकी कलाई पकड़ ली। प्रताप, आप भी सबकी तरह? प्रिया जी ने पूछा। लेकिन प्रताप जी की निगाहें सख्त हो गईं। तुम्हारी बेटी तो मर चुकी थी, सिर्फ 10 साल की थी तभी। ये तो हमारी बेटी थी ही नहीं, बस इस पर हमने अपनी ममता लुटाई थी, अपनी चाहत लुटाई थी, इसे अपनी बेटी माना था। लेकिन अब तो ये वो भी नहीं रही। अब तो ये निराली बन चुकी है। ये मुस्कान नहीं रही जिसे हमने अपनी बेटी माना था। समझ लो जैसे हमारी बेटी मरी थी, ये भी मर गई। प्रताप जी ने सख्ती से कहा और चेहरा फेर गए। प्रिया जी का हाथ अब तक उनकी पकड़ में था। कितनी घटिया सोच के मालिक हैं आप सब लोग। मुझे यकीन नहीं आ रहा दादाजी, पापा और चाचा जी, ये वही मुस्कान है जो हमारी हवेली में पली बड़ी है। इसका बचपन, इसकी जवानी, न जाने कितने खूबसूरत पल हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसकी शरारतें जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती थीं, इसकी शैतानियाँ, इसकी बदतमीजियों पर हम इसे डांटते भी थे, लेकिन फिर इसे माफ़ भी कर देते थे। लेकिन आज ये सब क्यों?
वो बेयकीनी से बोला। जब दादाजी गुस्से से चिल्लाए उनका बीपी बढ़ने लगा था। जानते भी हो बाहर क्या चल रहा है? न्यूज़ देखी है हमने। हर न्यूज़ चैनल पर खबर चल रही है कि तुम्हें ये लड़की कोठे से मिली है। 3 साल से गुमशुदा थी। जिस्म फरोशी के अड्डे पर जिस्म फरोशी कर रही थी। लोग थू थू कर रहे हैं। इसके मिलने की खबर से बेहतर था कि इसके मौत की खबर मिलती। दादाजी नफरत भरे शब्दों में बोले तो शिवांश के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा, जबकि मुस्कान एकदम पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। नंदिनी जी गुस्से से आगे बढ़ी। शिवांश के हाथ से मुस्कान का हाथ ऐसे झटका कि उनका हाथ गलती से भी मुस्कान के हाथ को छू न सके। ये लड़की पवित्र नहीं रही शिवांश, इससे दूर रहो। इसको छूकर अपने आप को अपवित्र मत करो। नंदिनी जी गुर्राई और शिवांश का सब्र जवाब दे गया। बस कर दें आप लोग, चुप हो जाएं, इससे पहले कि मैं अपना बर्दाश्त खो दूं। शिवांश की दहाड़ पर एकदम सन्नाटा छा गया। तुम इस लड़की के लिए हमसे लड़ रहे हो शिवांश? हम दुश्मन तो नहीं थे ना? पर इसने क्या किया? इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार ये खुद है। नंदिनी जी एक बार फिर जहर उगल रही थीं। बस कर दें भाभी, मुस्कान की जगह आपकी किरण भी तो हो सकती थी ना? प्रिया जी ने तड़प कर कहा। चुप करो प्रिया, खबरदार अगर किरण का मुकाबला तुमने मुस्कान से किया तो। मेरी बेटी शुरू से ही अपनी हदें जानती थी। अगर मुस्कान ने भी अपनी हदें समझी होती ना तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। नंदिनी जी के कहने पर प्रिया जी पत्थर होती नंदिनी जी को देखने लगी। मुस्कान को आप लोग स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं स्वीकार कर चुका हूँ। शिवांश ने बात खत्म करनी चाहिए। वो मुस्कान की बिगड़ती हालत देख रहा था। तुम स्वीकार कर भी लो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे शिवांश। तुम सोचना भी मत कि मैं मुस्कान को स्वीकार करूंगी, बल्कि मैं अब तुम्हारा मुस्कान से दोबारा मिलना भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत सी ऐसी जगह है जहां बेसहारा लोग रहते हैं। इसे वहां छोड़ दो या मेरी बला से इसे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम दोबारा मुस्कान के पास भी नजर नहीं आओगे। गंदगी से लिपटी ये लड़की न जाने इसके वजूद पर कितने। नंदिनी जी ने इतना ही कहा था कि शिवांश ने अपनी शॉल उतारकर मुस्कान के कंधों पर फैलाई थी और उसका ये काम सबको पत्थर कर गया था, खुद मुस्कान को भी। मुस्कान ने बेयकीन सी निगाहें उठाते शिवांश को देखा था। शिवांश ने उसके ऊपर अपनी शॉल डाली थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उनके खानदान में इस बात का बहुत बड़ा मतलब था। मैंने इसके ऊपर अपने कपड़ों का हिस्सा डाला है। इसका मतलब समझते हैं ना आप सब लोग? अब मेरे कपड़ों को कोई गंदा करने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिवांश ने उंगली उठाकर वार्न किया। ठीक है, अगर तुम इस लड़की को अपनी चादर पहनाओगे तो मेरा तुमसे रिश्ता खत्म शिवांश, बल्कि घर में सबका रिश्ता तुमसे खत्म। नंदिनी जी ने रोते हुए कहा। ठीक है फिर, आप लोग कल मेरा श्राद्ध कर देना। उसने मुस्कान का हाथ पकड़ा और गुस्से से मुस्कान को खींचते हुए बाहर निकल गया। मुस्कान को वापस गाड़ी में बिठाते हुए नंदिनी जी की चीख पुकार को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया। गाड़ी मेंशन से बाहर निकली थी। एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। शिवांश मुस्कान को लिए अपने दूसरे घर में आया जो कारोबारी ज़रूरत के लिए था। मुस्कान को अंदर लाकर सोफे पर बिठाते सामने ही अपना सर पकड़कर बैठ गया था और अपना सर हाथों में थाम लिया। जो हुआ था उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हुआ था। जो उसने सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हुआ था। मैंने कहा था ना मुझे नहीं जाना। मैं जानती थी कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मुस्कान ने कड़वाहट, बेबसी और बहुत सारे मिले जुले जज्बात से कहा। अफसोस है और हैरत तो मुझे प्रताप चाचा पर हो रही है। वो कैसे तुम्हें धुतकार सकते हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। मुझे तो लगा था कि कोई और तुम्हें अपनाए या ना अपनाए वो तुम्हें सीने से लगाएंगे। उन्होंने बहुत ढूंढा था मुस्कान तुम्हें। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए तड़पते रोते देखा था। मुस्कान, शिवांश जब्त के बावजूद अफसोस से कह रहा था और मुस्कान ने जोर से अपनी आंखें मींच लीं। होंठ कुछ कहने को फड़फड़ाए पर कुछ कह न सकी। शिवांश सोफे से खड़ा हुआ, कदम आगे बढ़ाए कि मुस्कान की आवाज़ पर कदम रुके। स्वीकार कर लेते शायद, अगर 1.5 साल पहले मुझसे न मिले होते। मुस्कान की बात पर शिवांश ने नासमझी से मुस्कान को देखा। फौरन मुस्कान के सामने बैठा। तुम कह रही हो चाचा तुमसे 1.5 साल पहले मिले थे? शिवांश की आंखें बेयकीनी की हालत में फैली थीं। हाँ। एक कड़वी मुस्कुराहट मुस्कान के होंठों पर छलकी। कहाँ? शिवांश को अभी भी यकीन नहीं आया। वहीं कोठे पर। बात करते एक बार फिर मुस्कान की आवाज़ भीगने लगी। चाचा को मालूम था कि तुम कोठे पर हो? वो तुमसे मिलने कोठे पर आए थे? शिवांश के माथे पर बल पड़े थे।
अगर उनको मालूम था तो कुछ बताया क्यों नहीं मुस्कान? इस सवाल ने मुस्कान को झंझोड़ दिया। वो मुझसे मिलने नहीं आए थे, बल्कि दिल्ली के कोठे पर कमसिन हुस्न तलाश करने आए थे। जब उन्हें निराली के कमरे में भेजा गया, मुस्कान ने कहते सोफे के कुशन को इस तरह दबोचा कि नाखून उसमें गड़ने लगे थे और शिवांश का शरीर तो पत्थर हो चुका था। वो निराली के कमरे में आए थे पर मुझे पहचान नहीं सके, क्योंकि मैं मुस्कान जैसी दिखती ही नहीं थी। पर उन्हें मुझे पहचानना था ना, बेटी बनाकर पाला था उन्होंने मुझे। एक आंसू आंख से निकला। देखने को तो पानी की बूंद लग रहा था, लेकिन वो खून का आंसू था जो शिवांश के अंदर उतर रहे थे। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा था, मेरी कमर पर हाथ फेरा था निराली समझकर, और मुझे पहली बार, जिंदगी में पहली बार उस इंसान से घिन महसूस हुई थी जिसे मैंने बाप की निगाहों से देखा था। मुस्कान के शब्दों पर शिवांश ने अपना सर झुकाते आंखें जोर से मींच लीं। और फिर मैंने उन्हें पुकारा और वो मुझे पहचान गए। उन्होंने हैरत से मुझे पीछे झटका। मैं समझी मुझे पहचानने के बाद वो मुझे अपने सीने से लगाएंगे, पर वो एक ऐसी लड़की को अपनी बेटी स्वीकार नहीं कर सकते थे जो 1.5 साल से कोठे पर थी। मैं उनके कदमों में गिर पड़ी थी। उनसे कहा था मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, और उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। फिर वो भीगी नज़रों से कमरे से बाहर चले गए। उनकी नज़रों में मुस्कान के लिए मोहब्बत नहीं थी, बल्कि निराली के लिए नफरत और घृण थी। उस रात रानी बाई को मालूम हो गया था कि आने वाला मेरा बाप था। उन लोगों ने मुझे बेसमेंट में बंद किया और शायद इस इंतजार में थे कि मेरा बाप कहीं मुझे लेने न आए। पर 2 दिन बाद मुझे बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि उस इंसान ने पलट कर भी मुझे नहीं देखा था। उनकी बहुत इज्जत थी ना समाज में। अगर गुमशुदा बेटी जिस्म फरोश करते निकल आती तो इज्जत खाक हो जाती। फिर वो नहीं आए, और उस दिन से मैंने खुद को दिल से निराली स्वीकार कर लिया। मुस्कान की आंख से आंसू गिरने लगे। शिवान से बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ तो वो वहाँ से जाने लगा, पर मुस्कान उसके सामने आई थी। मैं जिस्म फरोश कहलाई, पर वो इंसान क्या कहलाएंगे जिन्हें मैंने बाप का सम्मान दिया था, जिन्हें पापा कहकर बुलाया था। मुस्कान का ये सवाल दर्दनाक था। उस रात अगर मैं उन्हें गंदगी का ढेर लगी तो उन्हें तो फिर अपना वजूद सुअर से कम नहीं लगना चाहिए। अगर जिस्म फरोश औरतें गंदगी हैं तो गंदगी खाने वाला तो गंदा जानवर ही हुआ ना। और शिवांश पथराई नज़रों से मुस्कान को देखता चला गया। बोलिए ना, फिर आपके चाचा जी क्या हुए? मुस्कान की आवाज़ तेज हुई। वो रोने लगी। सजा तो दोनों के लिए बराबर है ना। जो सजा अपवित्र औरतों के लिए, वही अपवित्र मर्दों के लिए होनी चाहिए। भगवान ने एक पवित्र रिश्ता बनाया है पति पत्नी का। इसके अलावा अगर मर्द बाहर मुंह मारता है तो उसकी सजा होती है, और अगर औरत पति के अलावा बाहर मुंह मारती है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। भगवान दोनों को सजा देते हैं, लेकिन हमारे समाज में सिर्फ औरतों को सजा क्यों दी जाती है? मर्द को सजा क्यों नहीं दी जाती? मैं तो मासूम थी, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया। मजबूर करके ज़बरदस्ती वो गंदा काम करवाया जाता था। पर आपके चाचा जी, वो तो अपनी मर्जी से वहाँ गए थे ना। अपनी मर्जी से वो गंदा काम करते थे तो फिर इज्जतदार कैसे हो गए? वो जोर से चिल्लाई। मुस्कान प्लीज़। शिवांश ने उसे खामोश करवाना चाहा। क्यों क्यों सजा सिर्फ मुझे? क्यों उस इंसान को क्यों नहीं? खैर जो भी हो, मेरे दिल को अब सुकून है। मैं जालिम से बदला नहीं ले सकती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरा भगवान मेरे ऊपर जुल्म करने वालों से बदला जरूर लेगा। मुस्कान रोते हुए कमरे में भागी थी, जबकि शिवांश को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। आंसू आंख के किनारे से निकलता उसकी बियर्ड में खो गया था। अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाए वो घर से बाहर निकला था। घर चलो, शिवांश ने ड्राइवर को हुक्म दिया, और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। शिवांश ने गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गया। शालिनी जी घर के अंदर आई हुई थी। किरण भी एक सोफे पर बैठी थी, और घर के सब लोग वहां मौजूद थे। घर के सब लोगों के होठों पर एक मुस्कुराहट थी, सिर्फ प्रिया जी वहां पर नहीं थी। कैसे हैं चाचा जी? वहां बैठते सबको नज़रअंदाज करते शिवांश सिंघानिया प्रताप सिंघानिया से बोला था। वैसे निराली कैसी लगी आपको? शिवांश ने सनग्लासेस उतारते सवाल किया तो प्रताप सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ा। दादाजी ने माथे पर बल डाले अपने पोते को घूरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा था ना, जब तक उस लड़की से संबंध रखोगे तब तक यहाँ कदम मत रखना, दादाजी ने अटल शब्दों में कहा। दादाजी, घर साफ करना है तो पूरा घर साफ करे ना। आधे घर में गंदगी रखेंगे तो बदबू तो फिर भी पूरे घर में फैलेगी, शिवांश सिंघानिया ने चुपते शब्दों में कहा। निगाहें प्रताप सिंघानिया पर जमी हुई थीं।
अपनी बकवास बंद करो। क्या मतलब है इन सब बातों का? प्रताप सिंघानिया गुस्से से बोल उठे। उनकी चीख पर प्रिया जी किचन से निकलती बाहर आई थीं। मैं बताऊं? निराली याद है ना चाचा जी, या फिर भूल गए? शिवांश ने तंजिया मुस्कुराते पूछा। तो प्रताप सिंघानिया गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ गए। बकवास बंद करो अपनी। प्रताप सिंघानिया दांत पीसते गुर्राए। घिन तो आई होगी ना खुद से, जब गलत नियत से उसे छुआ था। रातों को नींद नहीं आती होगी, है ना? शिवांश सिंघानिया ठंडे लेकिन मुस्कुराते शब्दों में बोला। प्रताप जी का सब्र जवाब दे गया। शिवांश के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। शट अप! प्रताप जी चिल्लाए। क्या बदतमीजी है शिवांश ये? किस निराली की बात कर रहे हो? प्रताप के पापा ने गुस्से से कहा। प्रताप बाहर निकलने लगे और शिवांश ने उनका बाजू पकड़ते उन्हें रोका। ऐसे कैसे चाचा जी? सबको बताएं निराली कौन है। आपकी उससे कब और कहाँ मुलाकात हुई? शिवांश के सवाल पर प्रताप के पसीने छूटने लगे। आपसे नहीं बताया जा रहा ना? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। निराली दिल्ली के कोठे पर रहती थी, जिसे चाचा जी कोठे पर मिले थे। 1.5 साल पहले अपने दोस्त के साथ गए थे और उनकी सेवा में निराली को पेश किया गया था, है ना चाचा जी? शिवांश के सवाल पर प्रताप जी का चेहरा पीला पड़ने लगा। किचन के दरवाजे पर खड़ी प्रिया जी लड़खड़ाते कदमों से आई थीं। मेरे पवित्र और इज्जतदार चाचा जी कोठे की रौनकें लूटने गए थे। पर क्या है ना, असल झटका आपको निराली के बारे में जानकर लगेगा। आप लोगों को तो पता है ना निराली कौन है? शिवांश ने अभी इतना ही कहा था जब प्रताप जी ने जोर से उसका बाजू पकड़ा। बकवास बंद करो शिवांश। निराली कोई और नहीं चाचा जी, मुस्कान थी, जिसे कभी बेटी समझकर गोद में खिलाया था, जिसके मुंह से अपने लिए पापा शब्द सुनकर आप खुशी से खिल उठे थे। बेटी कहते कहते मुंह नहीं थकता था आपका। वही बेटी के खरीदार बनकर कोठे पर पहुंचे थे। सच है ना ये? शिवांश की बात पर सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दादाजी बेयकीनी से बेटे को देखने लगे। प्रिया जी उनको नफरत से देखती उनके सामने आई। झूठ झूठ बोल रहा है ये, उन्होंने कहना चाहा जब थप्पड़ की आवाज़ लॉन्ज में गूंजी थी। ये थप्पड़ मारने वाली प्रिया जी थीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रताप? अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी बेटी को उसी जहरीले कुएं में छोड़ दिया था। प्रिया जी प्रताप जी का कॉलर पकड़ते चिल्लाई थीं, तो दादाजी के माथे पर बल पड़े। दिमाग खराब हो गया है बहू तुम्हारा? मर्द है ये, मर्द निर्वस्त्र भी घूमे तो इज्जत नहीं जाती। अगर लड़की। दादाजी की बात पर शिवांश के माथे पर बल पड़े। कुछ तो ख्याल करें पापा जी, बाल सफ़ेद हो गए हैं आपके। क्या भगवान के सामने खड़े होकर भी आप ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं? बोलिए। जब भगवान प्रताप जी को ये सज़ा दे रहा होगा तब भी आप यही कहेंगे कि मर्द था? घिन आ रही है मुझे प्रताप के साथ साथ आप सबसे। मेरी बेटी अगर पवित्र नहीं रही तो आप उससे ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। आपको तो उसी वक्त मर जाना चाहिए जब अपनी ही बेटी को गंदे नियत से छुआ था। शर्म नहीं आती आपको प्रताप? प्रिया जी बेबसी से पीछे चिल्लाते हुए बढ़ने लगी थीं जब उनका सर चकराया और वो गिरने को हुई और शिवांश ने उन्हें थाम लिया। दादाजी कुछ और नहीं बोल पाए थे, जबकि प्रताप जी जमीन पर बैठते प्रिया जी के सामने हाथ जोड़ गए थे। माफ़ नहीं करूंगी प्रताप, मैं सालों से सोच रही हूँ मेरी बेटी को किसके गुनाहों की सज़ा मिली, पर मेरी बेटी को आपके पापों की सज़ा मिली है। आपका गंदा साया मेरे बच्चों को खा गया। पहले मेरे दोनों अपने बच्चे जिन्हें आपके पापों की सज़ा मिली, उसके बाद मैंने उस मासूम बच्ची को अपनी गोद में संभाला, वो भी आपके पापों की नज़र हो गई। काश काश मुझे सब कुछ पहले से ही पता होता तो मैं अपनी सूनी कोख के सहारे ही जिंदा रह लेती, लेकिन उस बच्ची को कभी बर्बाद नहीं होने देती। मुझे क्या पता था कि आपका पापी साया, आपके पापों की सज़ा उस मासूम को मिलेगी। वो अपना सर पीटते बुरी तरह चीखने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती शिवांश, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अपनी बेटी के साथ रहूँगी। मैं उसे पवित्र मानती हूँ, वो अपवित्र नहीं है, वो बेकसूर है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी नादानी में उस लड़की पर भरोसा किया था। वो गंदगी नहीं है शिवांश, मेरी बेटी अब भी पाक साफ है, एकदम पवित्र है, जैसे पहले थी। प्रिया जी शिवांश के सीने पर सर रखती बुरी तरह रोने लगी। शिवांश ने अफसोस से वहां खड़े सब लोगों को देखा और आखिर में अपनी मां नंदिनी जी को, जो आंखों में आंसू लिए प्रिया जी और प्रताप को देख रही थीं। औरत को तो औरत की तकलीफ समझनी चाहिए मम्मा। जो औरत अपने बाग में बेटी जैसा फूल रखती हो, उसे दूसरे की बेटी का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? अगर मुस्कान की जगह किरण होती, क्या तब भी आप ऐसी ही होती? शिवांश ने अफसोस से कहा। नंदिनी जी निगाहें फेर गईं।
शिवांश अफसोस से प्रिया जी को सहारा देते वापस लौट गया। जब नंदिनी जी तड़प कर बोली, मैं उससे मिलूंगी, उसको माफ़ भी कर दूंगी, उसे कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम पीछे हट जाओ शिवांश। बहुत ख्वाब देखे हैं मैंने तुम्हारी शादी को लेकर और तुम्हारे वारिस को लेकर। तुम मुस्कान जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती और न उसके पेट से होने वाली औलाद को अपना वारिस। नंदिनी जी ने आंसू साफ करते कहा और शिवांश ने गहरी सांस ली। मुस्कान ने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया मम्मा कि वो आपसे माफ़ी मांगे या आप उसे माफ़ करें। न उसे आपसे मिलने की ज़रूरत है, और रही बात मैं उसे डिजर्व करता हूँ या नहीं, तो 3 साल से मैंने उसके लौटने की बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत तड़पा हूँ उसके लिए। वो आप सबके लिए मुस्कान होगी, पर मेरे लिए मेरे 3 सालों की मांगी गई दुआ है। उसे छोड़ दूँ ये अब मुमकिन नहीं। रही बात वारिस की, तो आप समझ लेना कि आपका बेटा बांझ है। बेलचक शब्दों में कहता वो प्रिया जी के साथ वहां से निकल गया। नंदिनी जी अपना सीना पीट पीट कर रोने लगी। किरण होंठ भींचते जमीन को देख रही थी। होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट थी। मुस्कान गंदगी में गिरकर भी उससे कहीं बेहतर ठहरी थी। वो सिद्धार्थ जैसे शख्स के पीछे भागती रही और भगवान ने मुस्कान को शिवांश जैसा खूबसूरत, शानदार और महान इंसान से माला माल कर दिया था। आंखों का किनारा साफ करते किरण ने एक नज़र सबको देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर पलटकर अपनी रोती हुई माँ को देखा। मुस्कान के किसी पुण्य के बदले भगवान ने मुस्कान को शिवांश भाई जैसा जैसा मर्द दिया। मम्मा, जिस लड़की को शिवांश भाई जैसा इंसान इनाम में मिला हो, सोचिए वो लड़की भगवान को कितनी प्यारी होगी। अपना सीना मत पीटें। आप मुस्कान में किरण को देखना शुरू करें, आपके दर्द में कमी आ जाएगी। ये कहती किरण अपने कमरे में बंद हो गई, लेकिन उसके किसी भी शब्द ने नंदिनी जी पर कोई असर नहीं डाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें 1 इंच भी बदलना उनकी शान के खिलाफ होता है। उन पर शब्दों का और वक्त सिर्फ बर्बाद होते हैं। वो तेजी से अंदर बढ़ रही थी, बस एक बार फ्लैट में बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी से उड़ जाए। अगर पकड़ी गई तो जानती थी उसे न मौत मिलेगी न जिंदा रहने दिया जाएगा। मुस्कान को आगे बेचना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। इन 3 सालों में शिवांश ने हर पल उस पर नजर रखी थी। वो सांस भी बहुत सोच समझ कर लेती थी। आज से पहले उसने कई लड़कियां आगे तक पहुंचाई थी और बहुत आसानी से बच गई थी, पर सिक्योरिटी चेक के पास पुलिस ऑफिसर को खड़ा देखकर वो बैग लेकर उल्टे कदम पीछे भागी थी। अब बाहर भी पुलिस की फोर्स तैनात हो चुकी थी। मुश्किल से स्कार्फ से अपना चेहरा कवर करते वो लोहे का बैनर ऊपर चढ़ती दूसरी तरफ उतरी, जब एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी थी। ए लड़की, रुको! पुलिस वाला चिल्लाया। रिया अपना बैग वहीं छोड़ती बाहर की तरफ भागी। पुलिस वाले उसके पीछे भागने लगे। हे भगवान, मुझे बचा ले! उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकला था, लेकिन फिर अचानक ही उसका दिल एकदम से काला पड़ने लगा। वो भगवान को पुकार रही थी, पर इतने सालों से भगवान को भुलाए उससे बड़े से बड़े शैतान को भी पीछे छोड़ दिया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वो पीछे देखते तेजी से आगे भाग रही थी, जब सामने से आते तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे हिट किया था। वो उछलकर दूर गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। पुलिस वालों ने उसके तड़पते वजूद को देखते एम्बुलेंस बुलवाई। रिया की एक आंख गाड़ी टकराने के कारण खराब हो चुकी थी और एक हाथ की हड्डी टूट गई थी और वो हाथ कोहनी के नीचे लटकता बेजान हो चुका था। एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ रवाना थी, पर दहशत से रिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे एक एक करके वो तमाम लड़कियां अपनी आंखों के सामने नजर आने लगीं जिन्हें उसने आगे तक पहुंचाया था। उसे याद आया कि एक लड़की तो 6 साल की थी जो भीख मांगते उसके पास आई थी। उस बच्ची को खाने का लालच देते रिया ने अपनी गाड़ी में बिठाया था और बेहोश करके आगे मनोहर भट्टी को पहुंचाया था, लेकिन कोठी तक पहुंचने से पहले ही वो बच्ची मनोहर भट्टी के आदमियों का निशाना बन गई थी और अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। दर्द से अब उसकी जान निकल रही थी। मौत सर पर घूमती नजर आ रही थी। अपने मुर्दा होते वजूद को घसीटते उसने मुश्किल से एम्बुलेंस का दरवाजा खोला था और खुद को बचाने के लिए एम्बुलेंस से बाहर कूदी थी। रोड तो खाली थी, लेकिन दूसरे कट से आता टैंकर उसके ऊपर से गुजर गया था। कुछ पलों में सब कुछ खामोश हो गया। पुलिस वाले और एम्बुलेंस रुकी थी और हादसे को देखकर सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। सड़क पर रिया का रेजा रेजा हुआ वजूद पर सफ़ेद चादर डाल दी गई। एसपी ने तुरंत शिवांश को फ़ोन मिलाया था। मुस्कान प्रिया जी की गोद में सर रखे एकदम खामोश बैठी थी। शिवांश सामने सोफे पर बैठा एकटक आंखें मूंदे बैठी मुस्कान को देख रहा था। बराबर में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ।
एसपी की कॉल थी। क्या खबर है? शिवांश ने फ़ोन उठाते पूछा। मुस्कान ने आंखें खोलकर शिवांश की ओर देखा था। एसपी की बात सुनते शिवांश ने होंठ भींचे। गंगाबाई, रानीबाई, बिरजू, चंदा और हाँ, मनोहर भट्टी, मुझे सबका रिया जैसा ही हाल चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि मरना नहीं चाहिए, जिंदा रखो और रोज वही दर्द दो और उनकी मौत की खबर सब तरफ फैला दो कि कोई उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी ना कर सके। उनसे उगलवाओ कि कौन कौन इस गैंग रैकेट में शामिल है। ऑपरेशन शुरू करो, कोई एक भी बचना नहीं चाहिए और अपने प्रमोशन की फिक्र बिल्कुल मत करना। शिवांश ने कहते फ़ोन काट दिया। मुस्कान शिवांश को ही देख रही थी। रिया टैंकर के नीचे आकर ख़त्म हो चुकी है, शिवांश ने कहा। असल गुनाहों की सज़ा तो मौत के बाद शुरू होती है, जब उसे भगवान की अदालत में खड़ा किया जाएगा। प्रिया जी ने अपने आंसू साफ करते कहा। प्रिया जी वापस। मुस्कान वापस अपनी आंखें मूंद गई थी। जैसा शिवांश ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंदा, रानी, गंगा के साथ साथ बाकी सबके मरने की खबर फैला दी गई। देश भर में पुलिस के ऑपरेशन शुरू हो चुके थे। अलग अलग कोठों से लड़कियों को निकालकर उनके घर भेजा जा रहा था। कुछ लड़कियों के घर वालों ने अपनी बेटियों को कबूल कर लिया था, कुछ लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो इतनी छोटी उम्र में कोठे पर लाई गई थीं कि उन्हें अपना घर बार याद नहीं था। न किसी ने उन्हें पहचानते बेटी होने का दावा किया था। उन सबको एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। इस रैकेट में अलग अलग जगह से शामिल लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें से कुछ ने अपने ही मोहल्ले खानदान की लड़कियों को धोखे से आगे तक पहुंचाया था। उनमें से सड़क पर रेड़ी लगाने वाले भी शामिल थे, जो कोचिंग और स्कूल कॉलेज के बाहर होते थे, अपने ध्यान में लड़कियों को रखते थे। जब सब आखिर में ये सन्नाटे के वक्त उनकी दुकान से जूस या कोई खाने की चीज़ खरीदती थी तो उनमें नशीली चीज़ मिलाते थे। कुछ कदम आगे जाकर वो बेहोश होती और गाड़ी उन्हें उठाकर ले जाती। ऐसे बहुत से अलग अलग केसेस इस ऑपरेशन में खुलकर सामने आए थे। हेडलाइट में एंकर चीख चीख कर माँ बाप को खबरदार कर रहे थे। प्रिया जी ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया था। 1 महीना हो गया था मुस्कान को, लेकिन वो एकदम पत्थर की होकर रह गई थी। कभी कभी लगता कि उसके वजूद में जान ही नहीं है, वो सिर्फ एक बेजान वजूद है। वो घंटा घंटा भर एक ही पोजीशन में बैठकर गुजार देती। 3 सालों में भूखा प्यासा रहने की ऐसी आदत हुई थी कि खाने में तरह तरह के खानों के बावजूद वो बस कुछ ही निवालों से ज़्यादा नहीं खा पाती थी। उसकी हालत देखते हुए शिवांश और प्रिया जी दोनों बुरी तरह परेशान थे। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते शिवांश कमरे के अंदर दाखिल हुआ। प्रिया जी नरमी से मुस्कुराई, जबकि मुस्कान सोफे पर पाँव ऊपर किए वैसे ही बैठी रही। ये लो। शिवांश ने मुस्कान के सामने उसका फ़ोन रखा। मुस्कान ने घबराकर शिवांश को देखा। वो अक्सर घबरा जाती थी। ये क्या है? वो नासमझी से पूछने लगी। देखने में तो मोबाइल रख रहा है, शिवांश ने हल्के फुल्के अंदाज में शरारत से कहा। मजाक कर रहा हूँ, ये तुम्हारा फ़ोन है मुस्कान, पर इसके अंदर की चीज़ें मैंने बदल दी हैं। जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी रुकी थी वहीं से शुरू करो। कोशिश करो संभलने की। जो हुआ वो भूल नहीं सकती तुम, मैं जानता हूँ, पर आगे नई यादें बनाओ जो पिछली यादों पर हावी हो जाएं। शिवांश के कहने पर मुस्कान ने अपने फ़ोन को छुआ, फिर अचानक वो फ़ोन उठाते दीवार पर दे मारा। उसके अचानक पैनिक होने पर प्रिया जी और शिवांश परेशानी से उसे देखने लगे। वो ज़मीन पर गिरे फ़ोन को सहमी नज़रों से देख रही थी। प्रिया जी ने उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फेरा। परेशान मत हो, फ़ोन नहीं चाहिए मत लो, सब ठीक है। उन्होंने नरमी से मुस्कान की पीठ सहलाई। मुस्कान प्रिया जी के सीने से लगती बुरी तरह रोने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस कोठे पर सब लोग मेरे जैसे थे। मुझे तो तब भी अपने आप से घिन आती थी, पर आप लोग तो एकदम पवित्र हैं, एकदम साफ सुथरे। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने वजूद से और भी नफरत होती है आप लोगों के साथ रहकर। प्लीज़ मुझे मार दें, वो एकदम काँप कर कहने लगी। प्रिया जी ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, पर जितना वो हौसला देती मुस्कान उतना ही बिखर जाती। मजबूरन शिवांश ने डॉक्टर का दिया नींद का इंजेक्शन उठाया था और मुस्कान के बाजू पर लगा दिया। दिन ब दिन उसके ढलते वजूद को देखते डॉक्टर ने बताया था कि मुस्कान की सेहत का संबंध अब उसकी खुराक से ज़्यादा दिमागी सुकून पर है। अगर इसी तरह मुस्कान की हालत रही तो वो कभी उसकी हालत सुधर नहीं सकती, बल्कि धीरे धीरे वो मौत की तरफ जा रही है। चाची, मुस्कान को किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, हम इसे डील नहीं कर सकते। शिवांश के कहने पर प्रिया जी मुंह पर दुपट्टा रखते अपनी सिसकियों को रोकने लगीं। कुछ भी करो शिवांश, मेरी बच्ची को ठीक करवा दो, बिल्कुल पहले जैसी। प्रिया जी मुस्कान के चेहरे को देखते रोते हुए बोली।
अगले दिन से मुस्कान के लिए रोज एक साइकियाट्रिस्ट घर आने लगा था। काउंसलिंग के दौरान मुस्कान का तेज आवाज में रोना प्रिया जी और शिवांश को बेचैन करता था। लेकिन फिर 4 महीने के बाद मुस्कान में फर्क आने लगा। अब वो पैनिक होकर चिल्लाती नहीं थी। मुर्दा वजूद के साथ घंटा घंटा भर एक ही पोजीशन में नहीं गुजारती थी। शिवांश और प्रिया जी के साथ उठने बैठने भी लगी थी। उनकी बातों का जवाब भी देने लगी थी। इसी दौरान दादाजी के मरने की खबर आई थी और वो 4 महीने में पहली बार अपने घर गया था प्रिया जी को लेकर, लेकिन मुस्कान को लेकर नहीं गया था। इस दौरान नंदिनी जी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। शिवांश का दिल भी नरम पड़ने लगा था और जब उन्होंने एक बार फिर मुस्कान को छोड़ने के लिए कहा तो शिवांश उन्हें वहीं छोड़कर वापस आ गया था। 1.5 साल गुजर चुका था। मुस्कान, तुम तैयार हो गई? शिवांश बिजी अंदाज में पूछते अंदर आया था जब एकदम से चौंक उठा। मुस्कान एक बेहद खूबसूरत वाइट सूट में तैयार थी। रंग पहले से निखर गया था, गाल भी अब भरने लगे थे। शिवांश की और प्रिया जी की मेहनत धीरे धीरे रंग लेकर आ रही थी कि उसके चेहरे पर चमक लौटने लगी थी। बालों की एक सिंपल सी चोटी बनाए कुछ आवारा लटे उसके गालों पर झूल रही थी। सादगी में उसकी मासूमियत शिवांश के दिल को एक बार धड़का कर रख गई। उसने बेड पर पड़ा अपना बड़ा सा दुपट्टा अपने चारों ओर अच्छे से लपेट लिया था, जिसे देखकर शिवांश चौंका था। ये क्या है? यह शराफत का लबादा ओढ़े लोग भी बहुत बुरी नज़र से देखते हैं शिवांश। जो काम हाथों से नहीं कर सकते वो निगाहों से करते हैं। इतने सालों में मैंने निगाहें पढ़ना सीख ली हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे वजूद को देखे भी। वो भीगे शब्दों में बोली तो शिवांश कुछ न कह सका और बाहर निकला तो मुस्कान भी उसके पीछे ही बाहर निकल आई थी। वो लोग अस्पताल जा रहे थे। आज मुस्कान का मेडिकल चेकअप था। मेडिकल चेकअप के बाद वो साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे। मुस्कान ने बहुत जल्दी रिकवर किया था। आज उसका आखिरी सेशन था। शिवांश कमरे के बाहर बैठा था जब 1 घंटे के बाद मुस्कान मुस्कुराती हुई डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली थी और इस एक मुस्कान पर शिवांश अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता था। उसके अंदर ऐसा सुकून उतरा था कि वो बता नहीं सकता था। पिछले 4-5 साल का जो दर्द था वो से एक मुस्कान के बदले दूर हो गया था। कैसा महसूस हो रहा है? शिवांश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। अपना आप पहले जितना बुरा नहीं लग रहा। मुस्कान के कहने पर शिवांश धीरे से मुस्कुराया। मुस्कान, शिवांश ने गहरी सांस लेते उसे पुकारा और मुस्कान ने जी कहा। मैंने 1.5 साल पहले सबके सामने तुम्हारे ऊपर अपनी चादर डाली थी। इसका मतलब समझती हो ना? शिवांश की बात पर मुस्कान के होंठ सिमट गए। जी समझती हूँ, पर यह मुमकिन नहीं शिवांश। शिवांश ने सड़क की एक तरफ गाड़ी रोकी। क्यों मुमकिन नहीं? शिवांश ने उलझन से पूछा। आप बहुत अच्छे हैं। शायद मैंने अब तक जितने मर्दों से मिली हूँ उन सबसे अच्छे। आप बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। मुस्कान ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम अच्छी नहीं हो? शिवांश ने नाराजगी से पूछा। आप मेरी हकीकत जानते हैं, फिर क्यों दर्द देने वाला सवाल पूछते हैं? मुस्कान का अंदाज नाराज हुआ था। तुम्हारी हकीकत क्या है, बताऊं? तुम एक मुकम्मल शर्म में ढली हुई एक पवित्र लड़की हो। जो हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था ना। जो हुआ उसे भुला नहीं सकती हो तो उसे अपने प्रेजेंट में शामिल भी मत करो प्लीज़। तुम अपनी हकीकत जानना चाहती हो ना? तुम्हारी हकीकत ये है कि तुम शिवांश सिंघानिया का इश्क हो। तुम वो हो जिसे मैंने सालों मांगा है। मेरे सब्र का फल हो तुम। वो हो जो 3 साल जुल्म सहने के बावजूद भी मजबूत हो। शिवांश के कहने पर मुस्कान की आंखों से आंसू भरकर गालों पर आने लगे। प्लीज़ मुस्कान, गुजरे सालों में मैंने भी बहुत तकलीफ उठाई है। शिवांश के कहने पर मुस्कान रोते रोते खिड़की से बाहर देखने लगी और शिवांश ने उसका हाथ थामा तो वो अपना कांपता हाथ उसके दूसरे हाथ पर रख गई। शिवांश ने आंखें बंद करते सुकून का सांस लिया था। 2 दिन के बाद ही मुस्कान और शिवांश की सादगी से शादी हुई और उस रात मुस्कान ने पहली बार किसी मर्द के स्पर्श को दिल से महसूस किया था। शिवांश की बाहों में सिमटते हुए उसके दिल में बेपनाह सुकून उतर गया था। पिछले 3 साल जो उसने उस नर्क में गुजारे थे, उन 3 सालों में उसने मर्द का वो रूप देखा था कि उसे मर्द जात से नफरत हो गई थी। उसे मर्द जानवर से कम नहीं लगते थे। लेकिन शिवांश का ये नरम रूप देखकर उसे पता चला कि दुनिया में शिवांश जैसे अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। उसने मुस्कान को ऐसे छुआ जैसे वो कोई नाजुक सा फूल हो। वो धीरे धीरे उसकी छुअन और उसकी स्पर्श में बिखरती चली गई। रिसेप्शन बहुत धूमधाम से हुआ था। रिसेप्शन में घर वाले शामिल नहीं हुए थे, पर जो शामिल हुए थे वो मुस्कान की हकीकत से अच्छी तरह परिचित थे। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक शब्द भी उसके बारे में कहता।
वो मासूम जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, जिसके कारण वो कोठे जैसे दलदल में फंसी थी, अब उस नेकी को सोचने लगी जिसके बदले में उसे शिवांश जैसा अच्छा इंसान मिला था। अगर बेटी हुई तो मैं उसे समझाऊंगी कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो आपको आपके घर वालों से बागी करता है। मुस्कान ने निगाहें झुकाते अपनी हथेली को आपस में मसला। शिवांश नरमी से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था, जो हर गुजरते दिन के साथ धीरे धीरे अपने पहले जैसी खूबसूरती में लौटता चला जा रहा था। मुस्कान के आंसू उसकी हथेली पर गिरने लगे। शिवांश के होंठों की मुस्कुराहट सिमट गई। वो जितनी भी मोहब्बत कर लेता, पर मुस्कान के अतीत को उससे जुदा नहीं कर पा रहा था। इतनी काउंसलिंग के बावजूद भी, शिवांश के इतना बिजी रखने के बावजूद भी वो अपने अतीत के दर्द में खोने लगती थी। डॉक्टर से शिवांश ने 2 बार कांटेक्ट किया था, पर डॉक्टर का कहना था ये वक्त के साथ ठीक होगा। हाँ, अगर औलाद हो जाए तो इतने सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। और फिर कुछ वक्त के बाद ही भगवान ने उन पर अपनी कृपा की थी। मुस्कान प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बीच वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। शिवांश ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे, उसकी हथेलियों पर अपने होंठ रख दिए। और अगर बेटा हुआ तो मैं उसे सिखाऊंगा कि अगर औरत की तरह मर्द भी बदचलन हो तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। समाज में बच भी जाए तो भगवान उसे उसके कर्मों की सज़ा जरूर देता है। शिवांश के कहने पर मुस्कान भीगी नज़रों से मुस्कुराई थी। चलो, अब बहुत रोना धोना हो गया। अपने साथ साथ तुम हर बार मुझे भी रुला देती हो। मर्द हूँ यार, कुछ तो ख्याल करा करो। एकदम लेडीज वाली वाइब आने लगी है मुझे। शिवांश के कहने पर मुस्कान की आंखें भी मुस्कुराने लगीं। कहाँ जाएंगे? रात के 2 बज रहे हैं। मुस्कान ने बेचारगी से कहा। तुम्हारा काम है, जहाँ जिस रास्ते पर ले चलूँ तो मेरे कदम पर कदम रख दो। वैसे अभी हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ये कहते हुए उसने चादर उठाकर मुस्कान के सामने रखी थी। मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा था। कुछ देर के बाद ही दोनों गीली सड़क पर धीरे धीरे चलते शहर की रौनकों की तरफ बढ़ने लगे थे। तो दोस्तों, हमारा ये नॉवल जो है वो कंप्लीट हुआ। कुछ लोगों को नॉवल पसंद नहीं आया, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिसे ये नॉवल बहुत पसंद आया। तो जिन लोगों को पसंद नहीं आया मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और जिन लोगों को पसंद आया उन लोगों को मेरी तरफ से मैनी 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 थैंक्स, नॉवल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको नॉवल पढ़कर अच्छा लगा होगा, इसकी एंडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।